on my Arvind Geography Viewers YouTube channel. Dear friends, today we are going to deal BIOS important topic turgidity and flaccidity. टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी हम डील कर रहे हैं क्लास 10th, सबसे इंपॉर्टेंट बायो का टॉपिक है। देखिए इसमें क्या होता है। फर्स्ट इसमें हमने मान लिया, इसको समझने के लिए हमने छोटा सा एग्जांपल लेना है। सपोज करो ये हो गया आपका सेल वॉल, ये क्या हो गया, ये प्लांट सेल है। कौन सा सेल है? प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल के बिल्कुल आउटर सरफेस पे अगर हम बात करें तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल। क्या हो गया ये? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की अगर बात करें तो होता है उसके अंदर थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गया ये आपका? सेल मेम्ब्रेन। ये वाली लेयर कौन सी हो गई? सेल मेम्ब्रेन। ओके, हो गया सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, छोटा सा न्यूक्लियस हो गया। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है तो ये हो गया आपका वैक्यूल। ओके, इसके अंदर भरा है वैक्यूल के अंदर वैक्यूलर सैक, यानी वैक्यूल के अंदर क्या है? वैक्यूलर सैक है, यानी वो पानी भरा हुआ है। ओके, अब देखो आप मान लो ये सेल है प्लांट सेल, तो इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब, ये वैक्यूलर सैक की वजह से इसके अंदर वाटर एंटर करेगा, पानी आएगा ना इसके अंदर। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, तो यहां हमने माना कि पानी एंटर किया इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो सेल के अंदर इंटर कर गया। कोई दिक्कत? नॉर्मल कोई भी सेल है उसको जितना रिक्वायरमेंट होता है वाटर का वो अगल बगल के सेल्स या रूट या जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब मान लो अब व्हेन ए सेल इज, मान लो वाटर एब्जॉर्ब किया, व्हेन ए सेल इज फुल्ली डिस्टेंडेड, मान लो कि पानी एब्जॉर्ब करके वो पूरी तरह फूल चुका है। ठीक, दिस नाउ इट कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर। अब इट कैन नॉट एकोमोडेट मोर वाटर, अब उसको बाकी ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं है। इस स्थिति को हम बोलते हैं टर्जिड। क्या बोलेंगे कि सेल टर्जिड हो गया, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? टर्जिडिटी। देखें, व्हेन अ सेल इज फुल्ली डिस्टेंडेड, दैट इज, यानी इट cannot accommodate more water, हमने H2O लिख दिया, आप समझ लीजिएगा इसको। It is said to be turgid, यानी आप इसको क्या बोलोगे कि ये है टर्जिड है। और ये जो सिचुएशन है ना, ये जो कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी। एंड द कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी। आई होप आपको टर्जिडिटी समझ में आ गई। टर्जिडिटी का मतलब वो स्थिति जब सेल जितना उसको वाटर चाहिए उतना वाटर उसके पास है, वो पूरी तरह स्वेलअप हो चुका है, फूल चुका है, अब उसको ज्यादा वाटर ये अपने अंदर एकोमोडेट नहीं करेगा। उस सिचुएशन को आप क्या बोलते हो? टर्जिडिटी। डन। अब देखो, जब मान लो सेल टर्जिड हो गया, फूल गया, तो जो सेल के अंदर का जो मटेरियल है ना, ये जो क्या बोलेंगे आप इसको? सेल कंटेंट। यानी मान लो ये हो गया आपका सेल कंटेंट। ठीक, यानी सेल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमने इसको सेल कंटेंट बोल दिया। तो जो सेल कंटेंट है, यानी सेल के अंदर जो पानी है, वो अब सेल वॉल, यानी इसके अंदर पानी घुस गया, तो अब ये सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा ना, बाहर की तरफ दबाव बनाता है, और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? जो ये प्रेशर बना है ना, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? टर्गर प्रेशर। तो आप क्या लिखोगे? प्रेशर exerted by cell content on the cell wall is called, ये हो गया आपका क्या? टर्गर प्रेशर। आई होप टर्गर प्रेशर समझ में आ गया। अब मान लो कुछ सिचुएशंस में टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा होने लगता है तो सेल बर्स्ट कर जाएगा, और क्या है। अब देखो, तो मान लो कि
अंदर से सेल कंटेंट प्रेशर लगा रहा है सेल वॉल पे, ठीक ना। तो अब सेल वॉल भी अंदर सेल कंटेंट पे प्रेशर लगाएगा, अंदर ये सेल कंटेंट पे भी प्रेशर लगाएगा ना, और इस प्रेशर को हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको? वॉल प्रेशर। यानी सेल वॉल ने जो प्रेशर लगाया अंदर, आप उसको क्या बोल रहे हो? वॉल प्रेशर। टर्मिनल प्रेशर यहां में समझ में आ गया। नाउ प्रेशर exerted by cell wall on cell content is called wall pressure। यानी आप इसको क्या बोल रहे हो? वॉल प्रेशर। तो आई होप आपके यहाँ पे 3 वर्ड इंपॉर्टेंट मिले हैं। एक हो गया आपको क्या? वॉल प्रेशर, दूसरा हो गया टर्मिनल प्रेशर, और एक हो गया आपको टर्जिडिटी। ये बहुत ही इजी है, ठीक ना। अब मान लो एक नया वर्ड, मान लो अगर सेल मान लो टर्गर यानी टर्जिड है कोई सेल, यानी आप सेल को टर्जिड कब बोलोगे? टर्जिड का मतलब हो गया सेल पर्याप्त मात्रा में फूल चुका है, अब उसके अंदर न पानी अंदर आएगा न पानी बाहर जाएगा। मीन्स नो वाटर इंटर्स, यानी इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, और लीव्स द सेल। इस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे कि वो सेल किस स्टेज में है? टर्जिड स्टेज में। एक बार फिर से देखें, सेल के अंदर पानी आया और सेल के अंदर जो पानी है उसकी वजह से प्रेशर सेल वॉल पे लगा, आप उसको बोलोगे टर्गर प्रेशर। तो सेल वॉल भी अंदर की तरफ जो प्रेशर लगाएगा वो हो गया वॉल प्रेशर, ठीक है। और वो स्थिति जिसमें सेल पूरी तरह से फूला हुआ है और क्या डिस्टेंडेड एंड कैन नॉट एकोमोडेट मोर वाटर, अब इससे ज्यादा वाटर वो अपने अंदर नहीं रख सकता है, उसको आप क्या बोलोगे कि वो सेल टर्जिड है, और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं टर्जिडिटी। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। जैसे सपोज करो फुटबॉल हो गया ना, फुटबॉल के अंदर आपने हवा भरा तो उसके अंदर जो ब्लैडर होता है वो फूल के जो कवर है वो सेल वॉल हो गया, और जो ब्लैडर हो गया वो सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जब अंदर हवा ज्यादा होगा तो टच में हो जाएगा, एक दूसरे के चिपक जाएगा और उस पर प्रेशर लगेगा। तो अंदर से जो बाहर की तरफ हवा प्रेशर लगा रहा है ना, उसको आप समझ सकते हैं टर्मिनल प्रेशर और टर्जिडिटी। और जो बाहर से कवर जो होता है फुटबॉल का, वो अंदर की तरफ जो प्रेशर लगा रहा है वो हो गया वॉल प्रेशर। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है ना। देखो हमने लिखा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब नॉर्मल सेल, जैसे मान लो हमने अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो ये सेल वॉल हो गया, ठीक, ये जो सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन इसके नॉर्मली कांटेक्ट में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल सेल है, डिस्टेंडेड सेल है, फूला हुआ सेल है, मतलब नॉर्मल सेल बेसिकली अपने जो ओरिजिनल फॉर्म में होगा, तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इफ दैट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हमने हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और सारे सॉल्यूशंस के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख लें। देन व्हाट विल हैपन, अगर मान लो सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो सेल के अंदर से क्या होगा? वाटर मटेरियल बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। उस सेल का क्या होगा? देयर विल बी एक्सोऑस्मोसिस। कोई डाउट? सेल का क्या हो जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस, यानी उसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एक्सोऑस्मोसिस हो गया। बोलिए कोई डाउट? और अब क्या होगा? सेल विल श्रिंक, यानी अब जो सेल है वो क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। एंड सेल मेम्ब्रेन will lose its contact with cell wall, यानी जो सेल वॉल है उससे जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कांटेक्ट छूट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या देखा कि जो सेल वॉल है उसका, अब देखो नॉर्मली इस स्टेज में नहीं रह जाएगा अब सेल किस स्टेज में हो जाएगा? इस स्थिति में आ जाएगा वो, देखो अब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना।
दिस सिचुएशन श्रिंकेज इज कॉल्ड, आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको बोलोगे प्लास्मोलाइसिस। क्या बोलोगे इसको? प्लास्मोलाइसिस। प्लास्मोलाइसिस का मतलब हो गया पचक जाना, यानी सेल क्या हो गया यहाँ पे? पचक गया। एंड दिस स्टेज, एट दिस स्टेज cell is said to be flaccid, and situation is called flaccidity. आई होप आपको ये समझ में आ गया। यानी यहाँ पे कुल मिला के देखें आप, होता क्या है कि जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन का जो यहाँ डिस्टेंडेड सेल में दोनों कांटेक्ट में थे, पानी निकल गया तो ये कांटेक्ट छूट गया। अगला वर्ड है डीप्लास्मोलाइसिस। देखो हमने अभी क्या देखा था कि कोई सेल है, प्लांट सेल, वो जब उसको हमने हाइपर सोल्यूशन में रख दिया तो उसका वो थोड़ा श्रिंक कर गया, उसके अंदर से एक्सोस्मोसिस हो गया और उसका सेल छोटा हो गया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का कांटेक्ट भी टूट गया है। बट अगर उस सेल को हम दोबारा से फिर एक नॉर्मल वाटर में रख दें, ठीक, या उससे कम, मतलब कि अगर उसको हम फ्रेश वाटर में रख दें तो फिर क्या होगा? जैसे मान लो ये तो पिचक गया था ना, इसको हमने फ्रेश वाटर में रख दिया। किस में रख दिया? फ्रेश वाटर में। तो अब ये क्या करेगा ना, ये सेल ये फिर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये अपना एक नॉर्मल शेप गेन कर लेगा, ठीक ना। अब ये फिर देखो वाटर एब्जॉर्ब करके अपना जो नॉर्मल शेप है उसको क्या किया इसने? गेन कर दिया। गेन कर दिया ना। अब आप इसको फिर से दोबारा जब ये अपना रिशेप गेन कर लिया तो आप इसको क्या बोलते हो? डीप्लास्मोलाइसिस। यानी अब ये क्या हो, इस सेल को क्या बोलेंगे आप? डीप्लास्मोलाइसिस। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया है। यानी इफ plasmolized cell is kept in fresh water, it again absorbs water and regains its shape. यानी वो अपना जो शेप है वो क्या करेगा? फिर रिगेन करेगा एंड स्वेल्स अप। अब दिस रिकवरी ऑफ सेल इज कॉल्ड डीप्लास्मोलाइसिस। आप इसको क्या बोलोगे? डीप्लास्मोलाइसिस। आपने इसको क्या बोला? डीप्लास्मोलाइसिस। आई होप ये आपको प्लास्मोलाइसिस, फ्लैसिड, टर्जिडिटी इस सब का मतलब समझ में आया है। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अब अगला टॉपिक है अपना यूज ऑफ टर्जिडिटी इन द प्लांट्स, यानी जो टर्गर प्रेशर है वो प्लांट्स के लिए कैसे फायदेमंद है, अब ये हम देख लेते हैं। टर्गर प्रेशर, जो रूट प्रेशर यानी जो टर्गर प्रेशर है वो प्लांट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसको देख रहे हैं हम। इसमें से फर्स्ट है प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सॉफ्ट टिश्यू। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सॉफ्ट टिश्यूज। इसका मतलब क्या है देखें, यानी जो ये टर्जिडिटी है, टर्जिडिटी की यानी जो प्रेशर बन रहा है, इससे जो सॉफ्ट टिश्यूज हो गए ना, जैसे देखो ये लीफ हो गया, अपना लीफ हो गया। अब देखो लीफ एक सॉफ्ट टिश्यू है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग
ड्यूरिंग आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून में क्या होगा, ये जो लीफ है ना वो विल्ट हो जाता है। आप देखेंगे लीफ विल्ट्स, विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, ऐसे टेढ़ा हो जाना। बिकॉज, क्यों मुरझाएगा, बिकॉज ट्रांसपीरेशन इज मोर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी आप दोपहर में क्या देखोगे, दोपहर में देखोगे कि जो प्लांट्स है ना बेसिकली अगर थोड़ा तगड़ा धूप हो गया तो उनका जो लीफ वगैरह वो मुरझा जाता है, और उसका कारण क्या है कि जो दोपहर में ट्रांसपीरेशन होता है, यानी इस लीफ से जो वाटर वेपर निकल रहे हैं वो ज्यादा होंगे, ठीक ना। अब ये ज्यादा होने की वजह से इन लीव्स में जो एब्जॉर्प्शन है, यानी जो रूट का एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर, वो रेट कम है, ट्रांसपीरेशन का रेट ज्यादा है, तो ज्यादा इवोपोरेशन हो गया तो लीफ मुड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं विल्टिंग। वही अगर हम शाम के समय में बात करें, इवनिंग लीफ रिगेन्स, मतलब कि जब इवनिंग की हम बात करें तो यहां क्या है, रिगेन इट्स शेप। बिकॉज, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज मोर देन ट्रांसपीरेशन। यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर वाटर की कमी है, यानी उस सेल में टर्जिडिटी कम हो गया। जब टर्जिडिटी कम हो गया तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का कनेक्शन, आपस का जो प्रेशर था, टर्गर प्रेशर, वो कम हो गया, तो वो सेल विल्ट हो जाएगा। और अगर वाटर पर्याप्त मात्रा में है तो टर्जिड होगा तो पर्टिकुलर प्लांट्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको अपना प्रॉपर वो शेप दे देगा। तो आपको ये इतना याद रखना है, ठीक ना। अगला यूज है, देखें टर्गर प्रेशर, बहुत ही इसका, यानी टर्गर प्रेशर प्लांट्स के बहुत काम का है। टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन जर्मिनेशन एंड पुशिंग out its shoot from hard ground। यानी हमने क्या देखा कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो मान लो अगर नॉर्मली फील्ड्स वगैरह में या जो सीड्स होती हैं, अगर आप उसको कहीं ग्रो कर दे रहे हो जमीन के अंदर, तो बहुत मिट्टी के अंदर दबे होने के बावजूद भी वो मिट्टी को चीर के बाहर निकल जाते हैं। यानी वॉल्स पे भी आप देखोगे ना तो वहां पे सीड जर्मिनेट करेगा और ब्रिक्स वगैरह दीवारों को भी वो तोड़ देता है, इतना ज्यादा प्रेशर है इसके अंदर। तो ये कौन सा प्रेशर है, ये टर्गर प्रेशर ही है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक। इसका एक ये बुक वगैरह में डायग्राम देता है, यहाँ एक सीट बना देगा और ये थोड़ा सा मिट्टी ऊपर उठा देगा, सूट हो गया, नीचे हो गया रूट, ठीक है। इस टाइप का कुछ डायग्राम होगा, देख लीजिएगा। वो एग्जाम में कभी कभी दे देता है डायग्राम और बोलता है कि आप बताओ ये क्या शो कर रहा है। तो आपको यहाँ लिखना होगा, इट इंडिकेट द टर्गर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रूट व्हिच हेल्प्स इन कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक ना। आपको ये थोड़ा याद रखना होगा। देखें, टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ट अप रूट प्रेशर। इसका मतलब क्या है, देखिए रूट सेल्स हो गए ना, जैसे मान लो आप देखेंगे यहाँ प्लांट, ये एक्सपेरिमेंट दिया है आपकी बुक में, यहाँ एक पॉट हो गया, उसमें प्लांट लगा दिया इसने, और इस प्लांट को इसने कट कर दिया और यहाँ फिर इसको प्लास्टिक से वगैरह से जोड़ दिया इसने, ठीक ना। फिर इसको इसने मानोमीटर में कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ फिर आप क्या देखोगे, आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे जो मरकरी का लेवल है ना वो धीरे 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 बढ़ने लगेगा, ओके। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ से जो रूट प्रेशर है ना, रूट प्रेशर की वजह से इसमें पानी बाहर निकलेगा, वाटर बाहर आएगा, ठीक। और ये धीरे धीरे जो इसमें मरकरी कनेक्टेड है इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा और मरकरी लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मैनोमीटर। क्या है ये, मैनोमीटर, ओके। अब आप देखो, सिंपल है आपको समझना।
रूट प्रेशर डेवलप होता है, यानी कि जब ऊपर से बेसिकली जो जाइलम वेसल्स हैं, यानी जो रूट का सेल सैप है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। वह बाहर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऊपर की तरफ पानी बहता है, ठीक ना, मतलब फ्लो करेगा जाइलम में, और यही पैदा होता है रूट प्रेशर। और उस रूट प्रेशर से ही, जैसे मान लो अगर आप किसी प्लांट के स्टेम को काट दे रहे हो तो ऊपर देखोगे ना कि थोड़ा थोड़ा एक्सीडेशन हो जाता है, यानी पानी बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो आप इसको याद रखें। और ये धीरे धीरे किसकी वजह से होता है, ये धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते जाता है, और ये प्रूफ करता है कि क्या टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ड अप रूट प्रेशर, यानी कि जो टर्गर है रूट सेल्स के अंदर, यानी रूट सेल्स के अंदर जो टर्गर प्रेशर है उसी की वजह से क्या बना है, टर्गर प्रेशर बना है। और टर्गर प्रेशर किस चीज में मदद करता है, वाटर के रूट से ऊपर लीफ तक के मूवमेंट में मदद करता है, ठीक ना। अब देखें, तो देखिए आप, हमको यहाँ क्या सीखने को मिला कि बेसिकली प्रेशर डेवलप होता है कहाँ, रूट्स के अंदर। वाई, बिकॉज ऑफ सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यानी अगर मान लो ये रूट हो गया, ठीक, रूट हो गया ना, अब देखो रूट्स के अंदर जो सेल, एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का जो मूवमेंट होता है, इससे कंटिन्यूअसली ऊपर वाटर के मूवमेंट से प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर डेवलप्स इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस। यानी एक सेल से दूसरे सेल में ऑस्मोसिस से जब पानी जाता है ना, तो नीचे से प्रेशर बनता है, विच हेल्प्स इन द असेंट ऑफ सैप अपवर्ड। वही बोला कि जो उन सेल्स के अंदर जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लगता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रू द अपवर्ड थ्रू द स्टेम, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम, रूट प्रेशर। आगे देखो, आप क्या देखोगे, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू हैवी प्रेशर फ्रॉम द रूट। यानी यहां से हमने कट कर दिया तो देखा कि लेवल ऊपर उठ रहा है, यानी ऊपर की तरफ पानी का जो मूवमेंट है क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे से बहुत दबाव लग रहा है पानी का। इस प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, रूट प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, रूट प्रेशर। अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टर्जिडिटी इन प्लांट्स इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। यानी जो टर्जिडिटी है इसकी वजह से प्लांट्स का जो स्टोमाटा है वो खुलता है और बंद होता है। वो देखें कैसे होता है। देखो बेसिकली जो स्टोमाटा है उसके किनारे होंगे गार्ड सेल्स, ठीक ना। अब गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी डिसाइड करती है कि स्टोमाटा खुलेगा या बंद होगा। अगर गार्ड सेल्स स्वेलन है, यानी अगर ये फूल गए हैं पूरी तरह से, तो जो स्टोमाटा है वो खुल जाएगा, और अगर वो पचक गए हैं, फ्लैसिड हो गए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब देखिए होता क्या है इसमें, ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे के टाइम में क्या होगा, ड्यूरिंग डे। अब देखो जो ये जो गार्ड सेल होते हैं ना, इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब ड्यूरिंग डे, अब देयर इज फोटोसिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है वहां पे, देयर इज फोटोसिंथेसिस, there is photosynthesis in chloroplast। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, यानी उसके अंदर क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब बताओ, जब ग्लूकोज बन गया उस गार्ड सेल के अंदर, तो उसका कंसंट्रेशन, यानी उसके अंदर जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो ज्यादा हो गया ना, यानी उसकी टर्जिडिटी अब धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। अब जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम नियर बाई सेल्स। अब इसके अंदर ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज बन गया, तो ये सॉल्यूट ज्यादा हो गया ना, तो अभी अगल बगल से क्या करेगा, सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये एब्जॉर्ब करता है दिन के समय में, फोटोसिंथेसिस दिन में ही होगा, अब ये क्या करता है, नियर बाई सेल्स एंड स्वेल्स, और क्या हो जाता है, और ये फूल जाता है, कॉजिंग स्टोमाटा टू ओपन। यानी क्या होता है, स्टोमाटा खुल जाता है। इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, इसमें ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया, तो अगल बगल के जो सेल्स हैं उससे पानी ये सोख लेगा और ये फूल जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। और जहां ये टर्जिड हुआ तब तक ये जो पोर है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टोमाटा, ये खुल जाता है दिन के समय में। लेकिन रात के समय में क्या होता है, रात के समय में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है और ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, बंद हो जाता है। ड्यूरिंग नाइट देयर इज
देयर इज नो फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन भी नहीं है, कम होता है ट्रांसपिरेशन। सो गार्ड सेल्स इसकी टर्जिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिकम्स फ्लैसिड। सो स्टोमाटा क्लोजिस, स्टोमाटा क्या होता है, बंद हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है ना। क्लास 9 में भी है ये फ्लूइडिटी इन द प्लांट्स, ये बहुत ही खास है। देखिए आप इसको कहाँ देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लांट है मिमोसिका प्यूडिका, यानी ये इंपॉर्टेंट वर्ड है मिमोसिका प्यूडिका। इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टच मी नॉट, चाहे इसको बोलते हैं ना छुई मुई घास होती है, छुई मुई ग्रास, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखें आप, इसका मैकेनिज्म देखें आप। इस नॉर्मली ये प्लांट का पत्ती ऐसे फैला होता है, डिसेंडेड होगा, जब आप उसको टच कर दोगे ना तुरंत ही ऐसे बंद हो जाता है। इसका रीजन देखें, देखो इसके पूरे लीफ में और पिटियोल वगैरह में ना ये टर्गर प्रेशर मेंटेन होता है, जिससे नॉर्मल टर्गर प्रेशर होगा ना तो लीफ फैला होता है। लेकिन अगर आप इसको जहां से जाके टच कर दिए तो जो पुल्विनस है ना, पुल्विनस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पुल्विनस, ये पुल्विनस वो जगह है जहाँ पे टर्गर प्रेशर, यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ भाग है, यहाँ पे वाटर और टर्जिडिटी यहाँ पे मेंटेन होता है। जब आप इस लीफ को टच करोगे तो पुल्विनस के अंदर जो टर्गर प्रेशर है ना वो अचानक से गिर जाता है, और गिरते ही जो लीफ है तुरंत बंद हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन पुल्विनस टर्गर प्रेशर is lost at once when it is touched, जब आप इसको छुएंगे ना तुरंत, so leaf closes, बंद हो जाएगा। आपको ये हमने समझा दिया। देखो छुई मुई प्लांट है, इसका नाम ही छुई मुई है क्योंकि ऐसे फैला होता है, जब छू दोगे ना तो बंद हो गया, छुई मुई। अब ये क्यों बंद हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर नॉर्मल जो फैला होता है जब आप इसको टच करोगे तो इसका जो टर्गर प्रेशर है ना वो तुरंत कम हो जाता है, जिससे जिसका लीफ है ना बंद हो जाते हैं। इसका बहुत सारा और एग्जांपल है, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वोरस प्लांट्स में आप जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप वगैरह हो गया, प्लांट्स में मूवमेंट आपको इस टर्गर प्रेशर की वजह से मिलेगा। सनफ्लावर में मूवमेंट और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे स्लीप मूवमेंट ऑफ सम प्लांट्स इन नाइट, यानी रात के समय में जो कुछ प्लांट्स हैं ना उनके अंदर भी मूवमेंट देखा गया है। तो ये सारे मूवमेंट जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, दिस इज बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर यानी टर्जिडिटी की वजह से है। ये आपको इसका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको दिया। आप थोड़ा वीडियो को 1-2 बार देखें थोड़ा समझ के, और ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनको फ़ायदा भी हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।